नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। भारत में बैंक तो बहुत सारे हैं, आपका भी खाता किसी न किसी बैंक में होगा, लेकिन जानते हैं सबसे मजबूत बैंक कौन सा है? भारत में सबसे मजबूत, सबसे ताकतवर बैंक जो है वो है वोट बैंक। जी हां, वोट बैंक भारत का सबसे मजबूत बैंक है। क्योंकि आप देखिए ना, एक ऐसी चीज जिसकी कल्पना भारत के संविधान निर्माताओं ने की, एक ऐसी चीज जिसको लेकर बार बार देश की अदालतें कहें यह देश के लिए जरूरी है, लेकिन देश के संविधान निर्माताओं से लेकर के देश की सुप्रीम कोर्ट, देश की जो अन्य अदालतें हैं, उनके बार बार उस चीज को जरूरी बताने के बावजूद अगर भारत में वो चीज नहीं आ पाती है तो इसका कारण सिर्फ एक है, और वो है मजबूत वोट बैंक। अब कैसे इसको मैं समझाता हूं। दरअसल मैं जिक्र कर रहा हूं यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता का। यानी देश में तमाम नागरिकों पर एक कानून लागू हो। आप जानते हैं, इसको लेकर देश की संविधान सभा में लंबी डिबेट चली। देश की संविधान सभा में जब लंबी डिबेट चली तो उसमें देश के जो बड़े बड़े, जो देश के उस वक्त के प्रमुख नेता थे, चाहे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हों, जिनकी हम आज कस्में खाते हैं बहुत सारे राजनीतिक दल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, या फिर उसके पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू, देश के पहले प्रधानमंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देश के पहले राष्ट्रपति, उन्होंने इस बात की जो है ज़रूरत समझी कि देश में एक कानून होना चाहिए, एक समान कानून होना चाहिए, सभी नागरिकों पर लागू हो, एक कानून हो, यानी यूसीसी हो। लेकिन उस वक्त संविधान सभा में कई जो लोग थे, उनके विरोध के कारण इसको फिर उस वक्त की, आज की भाषा में कह सकते हैं, उस वक्त इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और यह कहा गया कि वक्त आने पर सरकारें इस पर फैसला कर लें। अब वक्त जो है वो कई बार देश की अदालतें, जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, कई बार देश की अदालतें कह चुकी है वक्त आ गया कि यूसीसी लागू होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद यूसीसी लागू नहीं हो पा रही है। पूरे देश में तो नहीं हो पा रही, अभी भी उसका कोई प्रावधान दिखता नहीं। लेकिन इस बीच जैसे जैसे बीजेपी का शासन राज्यों में बढ़ रहा है, एक एक करके बीजेपी शासित राज्य यूसीसी उन राज्यों में ला रहे हैं। अब तक गोवा में तो पहले से ही था, अब तक 3 जो स्टेट हैं, जिसमें असम है, उत्तराखंड है, गुजरात है, 3 स्टेट में बीजेपी यूसीसी जो है समान नागरिक कानून जो उसको लागू कर चुकी है। और अब तैयारी जो है कुछ अन्य राज्यों में इसको लाने की, बीजेपी शासित राज्य धीरे धीरे इसको लेकर काम कर रहे हैं। और अब जो है बंगाल की बात चल रही है, बंगाल में आएगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मैंने जिक्र किया, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इन तमाम राज्यों में अब ये कवायद शुरू हो गई है कि एक एक करके इन राज्यों में बीजेपी जो है यूसीसी यानी समान नागरिक कानून लाए। इसमें तेजी दरअसल तब आई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2024 में लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को, स्वतंत्रता दिवस को, इस बात के लिए जोर दिया था कि देश को एक सेकुलर सिविल कोड की जरूरत है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूसीसी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था, उन्होंने सेकुलर सिविल कोड का इस्तेमाल किया था, क्योंकि, और ये सही भी है, अगर देश में तमाम धर्मों के लिए अलग अलग कानून होंगे तो फिर सेकुलर किस बात का? हम कहते हैं देश हमारा सेकुलर है, और सेकुलर देश के मायने क्या है? सेकुलर अगर हैं तो फिर किसी के मजहब को, किसी के मजहबी कानून को वो संविधान से ऊपर कैसे माने? संविधान एक है तो फिर कानून भी एक होने चाहिए। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था सेकुलर सिविल कोड की जरूरत है। हम वास्तव में सच्चे सेकुलर तब होंगे जब हम एक कानून देश में लागू करेंगे, सब नागरिकों के लिए एक कानून होगा। और उसके बाद बीजेपी जो है इस मामले में तेजी से हरकत में आई है, लेकिन अभी भी इसका विरोध तो चल रहा है। विरोध करने वालों के अपने रीजन हैं, वो विरोध करने के कई अलग अलग कारण देते हैं, और विरोध करने में कुछ चीजें जो है वो वास्तविक चिंताएं लगती हैं, कुछ विरोध के कारण जो है बड़े विचित्र से लगते हैं, विचित्र भी लगते हैं, और बल्कि ऐसा भी लगता है ये कहां से ज्ञान लेकर आए। जैसे आपको याद दिलाऊं, टीएमसी के एक सांसद हैं कीर्ति आजाद, देश के क्रिकेटर रहे, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। उन्होंने पिछले दिनों एक इंटरव्यू दिया, इस इंटरव्यू में कहा
कि नहीं संविधान यूसीसी लागू नहीं होना चाहिए, क्योंकि यूसीसी का मतलब है देश के सभी नागरिक एक जैसे कपड़े पहनेंगे, एक जैसे खाना खाएंगे। अब ये कीर्ति आजाद कहां से ज्ञान लाए, कौन सी किताब उन्होंने पढ़ी, ये यूसीसी का कौन सा उन्होंने दरअसल ये चैप्टर खोल लिया कि यूसीसी में जहां लिखा है कि सभी लोग एक जैसे कपड़े पहनेंगे, एक जैसे खाना खाएंगे, वो यूसीसी होता है। ये यूसीसी नहीं होता, ये सिर्फ देश को भड़काने की, नागरिकों को भड़काने की कोशिश है और इस तरह से कहकर इसके खिलाफ माहौल बनाया जाता है। लेकिन क्या वक्त आ गया है कि अब देश में यूसीसी यानी समान नागरिक कानून लागू हो? क्या सांप्रदायिकता पर चोट होगी अगर देश में सेकुलर सिविल कोड हो? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले आगे बढ़े इस मसले पर, क्योंकि अब तैयारी जो है बंगाल में सबसे तेजी से चल रही है। उम्मीद की जा रही है कि सोमवार को शायद जो है विधानसभा में इसको लेकर के एक जो है विधेयक पेश कर दिया जाए, इस बात की चर्चा चल रही है। तो इसी को लेकर आज चर्चा करेंगे। उससे पहले सुन लीजिए क्या कुछ इसको लेकर कहा सुना जा रहा है। प्रधानमंत्री का भी सुना था और बीजेपी का तो चुनावी वायदा था। ये बीजेपी ने, अमित शाह ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि जब हमारी सरकार आएगी तो 6 महीने के अंदर हम बंगाल में यूसीसी लागू कर देंगे। सुनिए जरा। समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा और तब जाकर के देश में धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं, सामान्य नागरिक को जो दूरी महसूस होती है, उससे हमें मुक्ति मिलेगी। यूसीसी आने वाला है, 5 तारीख के बाद बंगाल में किसी को 4 शादी करने की छुट्टी नहीं होगी। ट्रिपल तलाक समाप्त हो जाएगा और यूसीसी लागू होकर, अभी राष्ट्रवादी सरकार आया, सब काम होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड बंगाल में होगा, एक प्रोसीड्योर होता है, हम लोग असेंबली में बताऊंगा। एक कमेटी बनता है एक सिटिंग जज के नेतृत्व में। गुजरात, उत्तराखंड, आसाम में जिस तरीके से हुआ प्रोसीड्योर मानते हुए होगा, बाकी असेंबली में मानने बताऊंगा मैं। हम लोग इसके खिलाफ है। जवाहरलाल नेहरू ने आश्वासन दिए थे कि जब तक मुसलमान समाज नहीं मानेंगे तब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड चालू नहीं होगा। तृणमूल कांग्रेस इसको विरोध करेगी। पश्चिम बंगाल ऐसा कोई दूसरे देश का तो हिस्सा है नहीं। ममता बनर्जी हालांकि बना चुकी थी, लेकिन अब भारत का अभिन्न हिस्सा है, तो यहाँ पर भी एक देश, एक निशान और एक विधान ही होगा। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी का यही उनकी भूमिका रही है कि एक देश में समान नागरिक कानून होना चाहिए। हम लोग बाला साहब ठाकरे जी के विचारधारा पर चलने वाली शिवसेना है और ये इसके लिए हमारी शिवसेना सकारात्मक है। जब संविधान ने हर धर्म के मानने वालों को अपनी आज़ादी के साथ अपने धर्म पर अमल करने की इजाज़त दी है, तो फिर उसमें छेड़छाड़ आप क्यों करना चाहते हैं? वही कि मुसलमान की चूड़ी टाइट करना है। कुछ लोग खुश होते हैं, आपका वोट बैंक बनता है। लेकिन ये बात मैं चुनौती के तौर पर कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी को कि यूसीसी से आपको आने वाले चुनाव में फायदा नहीं होने वाला है। यूसीसी का विरोध तब तक नहीं होगा जब तक वो एक्सक्लूसिवली कोई धर्म को या एक्सक्लूसिव किसी को टारगेट कर रहा हो। अगर इंक्लूसिव तरीके से यूसीसी लाया जाएगा तो पूरे भारत देश में जिस तरीके से स्वागत किया गया है, तो हमारे लीडर भी उसका स्वागत हम जरूर करेंगे। बस ये लाइए, नहीं लाते रहिए। मुसलमान को तो पिटना है, हम तो तैयार बैठे भैया, अब हमें पीटिए, डंडा हमें मारते हो। तो चलिए, आपने तमाम बयान सुने। सना मलिक, जिनका कुछ दिनों पहले एनसीपी की नेता है, कुछ दिनों पहले उनका एक बयान जो है वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान का उदाहरण दिया था कि पाकिस्तान में जब ऐसा होता है तो भारत में भी होना चाहिए, और उसको लेकर विरोध हुआ था। लेकिन अब जो है वो कह रही है कि अगर इंक्लूसिव तरीके से यूसीसी लागू होता है तो कोई आपत्ति नहीं है। तो अब ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि उनको इंक्लूसिव तरीके से कौन सा लग रहा है और
पाकिस्तान को लेकर उन्होंने खैर अपना बयान में संशोधन किया था। तो इसी सब पे आज चर्चा करेंगे। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राधिका खेड़ा मेरे साथ जुड़ चुकी है, बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता है राधिका खेड़ा जी। मेरे साथ माफ़ कीजिएगा 5 मेहमान जुड़े हैं। निखिल जैन मेरे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस समर्थक राजनीतिक विश्लेषक हैं निखिल जैन जी। मेरे साथ किशोर तिवारी जी जुड़े हैं, शिवसेना उबाटा के जो हैं वरिष्ठ नेता हैं। मेरे साथ जो है शशांक शेखर झा जुड़े हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं शशांक शेखर जी। और मेरे साथ स्टूडियो में साजिद रशीदी जी जुड़े हैं, मौलाना साजिद रशीदी जी इस्लामी मामलों के जानकार हैं। और अभी आपने उनका बयान सुना कि भाई मुसलमानों की चूड़ी टाइट करी जा रही है, यूसीसी आता है तो कैसे, इनसे ज़रूर समझेंगे। लेकिन शुरुआत मैं कर रहा हूँ कि निखिल जैन और राधिका जी 1.5 मिनट आप दोनों के। निखिल जैन, सीधा सा सवाल मेरा ये है कि भाई ये इमरान मसूद को ये कहाँ से ज्ञान हुआ कि मुसलमानों को परेशान करने के लिए यूसीसी लाया जा रहा है? ये ज्ञान कहाँ से हुआ? क्योंकि टीएमसी को तो चलो समझ में आता, उसका वोट बैंक वहाँ बंगाल में है। और टीएमसी ने 2024 के विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में ये कहा था, उनका वादा था कि हम यूसीसी लागू नहीं होने देंगे। लेकिन अब तो टीएमसी की सरकार तो है नहीं ना, बीजेपी की सरकार अपना घोषणा पत्र लागू कर रही है बंगाल में। आपको क्या आपत्ति है भाई? भाई इनका नेटवर्क ठीक कीजिए, ऑडियो ठीक कीजिए, ऑडियो ठीक कीजिए, ऑडियो ठीक कीजिए। निखिल जैन जी का ऑडियो ठीक कीजिए प्लीज। हाँ निखिल जी। नहीं, ओके चलिए, निखिल जी फ्रीज हो गए। क्यों फ्रीज हुए अभी देखता हूं, मैं निखिल जी के पास आता हूं। मैं मौलाना साजिद रशीदी जी से पहले ले लेता हूं उनको क्यों लगता है, क्योंकि यही चीज़ जो है, जो मौलाना साजिद रशीदी कह रहे हैं, यही बात जो है कांग्रेस कह रही है। तो फिर साजिद रशीदी जी से पूछ लेता हूँ कि भाई क्यों इससे लगता है कि ये मुसलमानों की चूड़ी टाइट करने का उनके खिलाफ एक ये फैसला है। साजिद रशीदी जी 1.5 मिनट आपके। देखिए, 2 चीज़ें समझिए अशोक जी। एक तो आपने कहा कि सेकुलरिज्म का मतलब ये है कि एक कानून होना चाहिए। ये कौन सा सेकुलरिज्म है भाई? सेकुलरिज्म तो ये है कि हर धर्म का आदमी अपने अपने धर्म पर आज़ादी के साथ अमल करे, इसको कहते हैं सेकुलरिज्म। अगर एक ही कानून हो, समान नागरिक कानून आ जाए, तो फिर ये सेकुलरिज्म थोड़ा ही है, ये सेकुलरिज्म नहीं है, नंबर 1। दूसरे, मैं ये कहना चाहता हूँ, संविधान सभा का आपने जिक्र किया। संविधान सभा में भीमराव अंबेडकर जी की जो आखिरी स्पीच है, उसको पूरा पढ़िए आप। उसमें उन्होंने ये कहा कि यूसीसी सब्जेक्ट है स्टेट का, लेकिन आपको रायशुमारी भी करनी पड़ेगी, आपको लोगों से पूछना भी पड़ेगा, ठीक है, वहाँ के नागरिक क्या चाहते हैं, उन लोगों के मन में क्या चीज़ है। तीसरी और आखिरी चीज़ मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, सिर्फ मुसलमान से ही सवाल क्यों होता है इसके लिए? आप अपनी डिबेट में जैन को क्यों नहीं लाते, बुद्धिस्टों को क्यों नहीं लाते, सिखों को क्यों नहीं लाते, आप यहूदी को क्यों नहीं लाते, पारसी को क्यों नहीं लाते, जितने भी और अन्य धर्म हैं उन तमाम को क्यों नहीं लाते, सिर्फ मुसलमान को क्यों लाते हो आप? इसलिए कि मुसलमान से, अगर मुसलमान से सवाल होगा तो मैंने जो चूड़ी टाइट करने वाली बात कही ना, एक नैरेटिव सेट हो गया असल में कुछ अंधभक्तों के दिमाग में कि हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ये बार बार मुसलमानों की चूड़ी टाइट करती है। वो नैरेटिव जो सेट हो गया है, वही कहीं ना कहीं यूसीसी लाकर इस बात को लागू करने की कोशिश की जा रही है, बताने की कोशिश की जा रही है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, देखिए मुसलमान को 3 छूट मिली है संविधान में, निकाह, तलाक और वरासत, और ये मेरी आस्था के केंद्र हैं। निकाह मैं अपने हिसाब से करूंगा, तलाक मैं अपने हिसाब से दूंगा, ट्रिपल तलाक आपने कानून लिया है, हमने मान लिया, चूँकि हम भी उसमें कहीं ना कहीं शक के घेरे में थे और हम भी उसको बुरा समझते थे। इस्लामिक रूप से भी वो बुरा था कि ट्रिपल तलाक, हालांकि तलाक ही बुरी चीज़ है, लेकिन ट्रिपल तलाक उससे भी बुरी थी, हमने उसको मान लिया। लेकिन तलाक, निकाह और वरासत, हमारी संपत्ति कैसे बटेगी, किस तरह दी जाएगी, ये सब हमारी आस्था के मामले हैं और संविधान ने हमें इजाजत दी है। अगर आप ये चाहते हैं कि इसको भी छीन लिया जाए तो मुसलमान तो इसको बर्दाश्त करेगा नहीं। ओके, ठीक है, आपने जो मैंने 1.5 मिनट से ज्यादा आपको दिए, लेकिन कोई बात नहीं, आपकी बात पूरी आगे, अच्छी बात है। राधिका जी रिस्पॉन्ड कीजिए, भाई आवाज दीजिए राधिका जी की, क्या कर रही है? नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? जी 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 बोलिए। जी, सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो साजिद रशीदी जी, आपने कहा निकाह, तलाक और विरासत आपकी इच्छा, बिल्कुल आपकी इच्छा। आपको कौन कह रहा है कि यूसीसी लागू होने से हम तय करेंगे आप शादी किससे करेंगे, तलाक कब देंगे और अपनी संपत्ति किसको देंगे? क्या ये कहीं पे यूसीसी में कहा है?
ये तो कोई नहीं रोक रहा, लेकिन जब इस देश में बाकी लोग जो रहते हैं, अगर अशोक श्री एक ही शादी कर सकते हैं तो मौलाना रशीदी जी को भी एक ही शादी करनी चाहिए, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है। अगर कोई नॉन मुसलमान किसी और मुस्लिम कंट्री में रहता है तो वो वहां की कंट्री के रूल्स फॉलो करता है ना। और जब हम सेक्युलर है, जैसे मेरे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इस देश को एक सेक्युलर सिविल कोड चाहिए, क्योंकि हम एक सेक्युलर है ना देश। आप मानते हैं ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई मानते हैं ना साजिद भाई, रशीदी जी मानते हैं ना? नहीं, सब एक है ना? बोलिए, तो जब सब एक है तो सबके अधिकार भी एक होने चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, और आप बोल रहे हैं कि बार बार चूड़ी टाइट करने की बात की सिख से और बाकी माइनॉरिटी से क्यों नहीं करें? कोई भी नहीं कह रहा कि ये नहीं आना चाहिए, आपत्ति सिर्फ आपको है। और वो भी कुछ लोग जो भ्रमित करने का काम करते हैं। पूरी की पूरा जो विपक्ष है वो तो आप लोगों के नाम पे रोटियां सेकता ही आया है। उनको कोई लेना देना नहीं है मुसलमान समाज से, उनको सिर्फ अपने वोट बैंक से लेना देना है। क्योंकि अगर आपसे लेना देना होता तो आज अच्छे से पढ़ा लिखा और अच्छे से प्लेस्ड होता मुस्लिम समाज। महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती। शाहबानो केस में सबने देख लिया कि महज वोट बैंक के लिए और चंद लोगों को खुश करने के लिए कांग्रेस किस स्तर तक गिरी थी कि उन्होंने ऑर्डर तक बदल दिया था कोर्ट का। हालांकि लेकिन मैं एक बात बहुत कलेक्टिवली क्लियर कर दूं, देश में सिलेक्टिव सेक्युलरिज्म का जो धंधा अभी तक चलता आ रहा है अशोक जी, उसकी अब कोई भी जगह नहीं रह गई। जो लोग खुद को सेक्युलरिज्म का ठेकेदार बताते थे, आज उनकी बोलती बंद है, क्योंकि असली सेक्युलरिज्म का मतलब होता है एक देश एक कानून। लेकिन कांग्रेस हो, टीएमसी हो और इनकी अन्य पार्टियां जो तुष्टीकरण की राजनीति दशकों से कर रही थी सिलेक्टिव सेक्युलरिज्म के चलते, उनका अब धंधा ठप हो रहा है। और हमारे संविधान के अनुच्छेद 44 में बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने ये साफ साफ, जिसमें समान नागरिक संहिता का सपना देखा था, जिसे सुप्रीम कोर्ट से लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट तक ने बार बार लागू करने का निर्देश दिया, विपक्ष आज उस संविधान के खिलाफ खड़ा है। तो हम कहते ही है कि ये संविधान के भी खिलाफ है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके देखिए, इससे एक मिनट इससे पहले आप आगे बढ़े, मैं आपने जो कहा मैं उसी पे एक सवाल आपसे पूछ लेता हूँ। ठीक है, निखिल जैन जुड़ गए तो उनको भी दिखाइएगा। आपने कहा उनका आखिरी भाषण मेरे हाथ में है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान सभा जो किया, वो उनका भाषण जो है मेरे हाथ में है, मैंने उसमें से कुछ मार्क भी कर रखे हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि भाई जब विवाद हुआ और कुछ लोगों ने, खास करके जिन लोगों ने विवाद किया, उनका नाम भी है और उन्होंने क्या क्या तर्क या कुतर्क दिए थे उसकी मैं बात करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने कहा ना कि ठीक है स्टेट राज्यों को अधिकार है, तो मैं यही तो कह रहा हूँ, बीजेपी ने इस मुद्दे पर चुनाव लड़ा, बीजेपी का पूरा चुनाव इस मुद्दे पर था। बीजेपी ने बार बार कहा, अमित शाह का मैंने बयान सुना, उन्होंने कहा हम तो समान नागरिक संहिता लागू करेंगे, और बीजेपी को राज्य की जनता ने जिताया। सीधी सी बात है, तो फिर बीजेपी को अधिकार है, जनता का फैसला ले लिया उन्होंने, जनता के फैसले के बाद अब वो बदल रहे हैं राज्य, उसमें क्या आपत्ति होनी चाहिए किसी को? कमाल की बात है, किस तरह के तर्क आज आप दे रहे हैं। आप बताइए ना, इसमें तर्क गलत क्या है? अचंभित हूँ। अच्छा, आपने एक तर्क नया दे दिया कि अगर राज्य की जनता ने जिता दिया तो ये रायशुमारी हो गई यूसीसी पर। कैसे हो जाएगी? अच्छा, कैसे हो जाएगी? अच्छा, कैसे वोट देने का मतलब रायशुमारी हो गया? कैसे रायशुमारी होती है? नहीं, क्या आप मुझे बताइए ना, मेरी बात बता रहा हूं मैं, सुन। रायशुमारी कैसे होनी चाहिए? बोलने तो दीजिए मेरे भाई, बोलने तो दीजिए। बोलिए। क्या भारतीय जनता पार्टी ने जिन जिन राज्यों में चुनाव लड़ा है, ये कहकर लड़ा है कि हम यूसीसी लाना चाह रहे हैं? एग्जैक्टली। आपको कितने बयान सुनाऊं मैं? यार क्या बात आप क्या बात कर रहे हैं सर? आप क्या बात कर रहे हैं? घोषणा पत्र कोई चीज होता है? बोलने देंगे आप? अरे आप मुझे बोलने देंगे आप? बिल्कुल दूंगा मैं, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कोई पार्टी किस नीति पर जाएगी और उसका क्या संकल्प होगा, जीत के बाद क्या करेगी, वो कैसे पता चलता है? उसके घोषणा पत्र से पता चलता है, हाँ कि ना? बताइए सर। नहीं, घोषणा पत्र नहीं होता। गलत कह रहे हैं। अच्छा, घोषणा पत्र कुछ नहीं मायने। रायशुमारी सुनिए, जो संविधान सभा में रायशुमारी का मतलब था उसको समझिए। अच्छा, मुझे बताइए रायशुमारी बोलने तो दीजिए। बोलिए रायशुमारी समझाइए। रायशुमारी समझाइए। मैं ये कह रहा हूं, यूसीसी में जो संविधान सभा ने कहा था रायशुमारी का मतलब वो ये है, जनता के सामने ये कहा जाए भाई हम यूसीसी लाना चाहते हैं, आप इस पर हमें रायशुमारी कीजिए, वोट नहीं दीजिए, रायशुमारी कीजिए। बहुत बढ़िया। आप बताइए आप इसको चाहते हैं कि नहीं चाहते? बहुत बढ़िया। नंबर एक। दूसरी बात सुनिए, अभी राधिका खेड़ा ने क्या कहा
हम तो आपके निकाह और तलाक के वरासत को। अब रुकिए सर, एक मिनट रुकिए, मेरी बात पूरी नहीं होने दे रहे हैं। एक मिनट सुनिए ना अशोक भाई, ये अनफेयर है, अनफेयर है। अभी आपने रायशुमारी, मेरी बात ही नहीं कर रहे, पूरा करने दे रहे हैं आपको। मैंने 10 सेकंड आप नहीं बोलने दे रहे हैं प्लीज। आपने फायदा बोलने, अरे आपने रायशुमारी की बात की, पहले बात ही कट जाती है, वो खत्म हो जाती है। एक बिंदु क्लियर कर लेते हैं ना, फिर आप राधिका जी की बात पे आ जाइएगा, मैं आपको टाइम दूंगा। बिल्कुल सही कहा आपने। एक मिनट राधिका जी रुकिएगा। आपने कहा रायशुमारी कीजिए, ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है। तो मेरा आप सवाल सीधा सा ये है, मध्य प्रदेश में तो रायशुमारी हो गई है, ठीक है, मध्य प्रदेश में रायशुमारी हो गई है, और मध्य प्रदेश में जो रायशुमारी हुई है उसमें 93% लोगों ने, सारे मध्य प्रदेश में जो राज्य सरकार है उसने बाकायदा वेबसाइट पर, सार्वजनिक अखबारों में बाकायदा विज्ञापन दिया और कहा कि हम यूसीसी लाना चाहते हैं, इस पर अपनी राय बताइए, ठीक है। मध्य प्रदेश सरकार ने जितना समय दिया था उतने समय में 9.5 लाख मध्य प्रदेश में लोगों ने अपनी राय दी कि भाई क्या करना चाहिए। इसमें 93% लोगों ने कहा कि यूसीसी आना चाहिए। और इंटरेस्टिंग बात जानते हैं क्या है, उसमें जिन मुस्लिम ने अपना वोट दिया, जिन मुस्लिम ने अपनी राय दी, रायशुमारी दी, उसमें 71% मुस्लिम महिलाओं ने सपोर्ट किया, 38% मुस्लिम पुरुषों ने सपोर्ट किया। पुरुषों का वो कम था, लेकिन 71% मुस्लिम महिलाओं ने सपोर्ट किया। तो रायशुमारी तो मध्य प्रदेश में हो गई है, तो मध्य प्रदेश में तो ऐतराज नहीं होगा रशीदी जी आपको रायशुमारी की बात? आप पूरी कर लें। नहीं मैं तो बता, अब बताइए ना, मध्य प्रदेश में रायशुमारी हो गई, फिर बोलेंगे आप। अरे भाई आप रायशुमारी का पॉइंट पर आए, फिर मैं बाकी पॉइंट पर आऊंगा। मुझे बोलिए, रायशुमारी हो गई मध्य प्रदेश में, ठीक है, बोलिए। अब सुनिए, देखिए राधिका खेड़ा जी ने अभी, अरे सर मैंने, अब फिर इधर उधर मत जाइए ना, अभी आपने सर एक बिंदु पे रहिए ना सर। सुनिए, हमें, मुझे क्या होना है, ये कॉम्प्लिकेटेड विषय होते हैं, ठीक है ना, लोगों को समझना भी चाहिए। ये नहीं कि हम एक दूसरे की बात काट रहे हैं, हम एक दूसरे के ऊपर नंबर स्कोर कर रहे हैं कि राधिका जी ने कहा था, देखो मैंने उनका, वो विषय अलग है। लोगों को समझाना भी होता है। अभी आपने खुद ही आपने कहा, मैंने नहीं कहा, आपने कहा कि भाई अंबेडकर जी ने कहा था, संविधान सभा के में तय हुआ था रायशुमारी से। आपने कहा, मैंने कहा चुनाव से, आपने कहा नहीं चुनाव रायशुमारी नहीं होती। अब मैंने बता दिया रायशुमारी ये होती है। तब अब ये मध्य प्रदेश में लागू हो सकता है? आपसे मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं कि ये भी रायशुमारी नहीं है। आपकी बातें अभी बाकी हैं, बोलिए ना सर, मैं तो सवाल नहीं दे रहे हो आप। अरे आपसे सवाल पूछा, रायशुमारी तो दो आप मुझे बोलने क्यों नहीं दे रहे? सवाल ही अजीब बात है। बोलिए। मुझे 2 सेकंड आप बोलने नहीं दे। बोलिए। मैं ये कह रहा हूं, अभी मैं आप ही के सवाल के जवाब पे आ रहा हूं, मुझे बोलने तो दें। राधिका खेड़ा ने अभी कहा कि हमें आपके निकाह, तलाक, वरासत से कोई लेना देना नहीं। हम तो पोलीगेमी पर बात कर रहे हैं। आप राधिका जी पे कहां जा रहे हैं सर? हम तो पोलीगेमी पे बात कर रहे हैं। आप राधिका जी पे कहां जा रहे हैं? फिर वही बात। आप मुझे बोलने क्यों नहीं दे रहे? अच्छा ठीक है, मैं माफी चाहता हूं, मैं चला जाता हूं। सुनिए सर, मैं आपसे हाथ जोड़कर, मेरा एक सिंपल सा सॉरी, मैं नहीं कर सकता। नहीं, मेरा एक सिंपल सा, सॉरी अशोक जी, सॉरी। सुनिए सर, सॉरी, सुनिए, ये कोई तरीका नहीं होता। सुनिए सर, नहीं ये भी तरीका नहीं होता ना। मैं जितना जवाब नहीं दे पा रहा हूं, उससे लंबा सवाल कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए, आप मुझे बोलने नहीं दे रहे। मेरी बात सुनिए, एक मिनट सुनिए। ये शो अशोक श्रीवास्तव, ये इंसाफ है? रुकिए, मेरी बात, ये इंसाफ है? नहीं मेरी बात सुनिए, इंसाफ है। आप मेरी आवाज दबाना चाहते हैं? नहीं, आवाज नहीं दबाना आप माइनॉरिटी की आवाज दबाना चाहते हैं? मैं आवाज किसी की नहीं दबा रहा हूं। आप मेरी आवाज दबा रहे हैं? सुनिए ना, आप सुनिए। आप मुझे बोलने नहीं देना चाहते? ऐसे विक्टिम कार्ड सुनिए, विक्टिम कार्ड नहीं बोलना देना चाहते हम। ये आप लोगों की आदत पड़ गई है। आप शो कर रहे हैं या आप मुझे नीचे दिखाने पर शो कर रहे हैं? विक्टिम कार्ड खेलना, विक्टिम कार्ड। अरे भाई, आप यूसीसी पर बात कर रहे हैं, मुझे नीचे दिखाने की नहीं बात कर रहे हैं। बात कर रहा हूं, मुझे बोलने की नहीं देते। मैं एग्जैक्टली यूसीसी मुझे बोलने की नहीं देते। आप चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। नहीं, बोलने की नहीं देते आप मुझे। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। तो आप ही बोलेंगे तो हम क्या करेंगे? चिल्लाने से हम क्या आलू छीलने आए हैं? भाई मुझे दिखाइए, हम यहाँ आलू छीलने आए हैं? भाई सबको हटाइए, सबको हटाइए, मुझे बात ही नहीं करने दे रहे। सबको हटाइए। एक मिनट देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं, ये शो अशोक श्रीवास्तव का है। यहां पर आपको, अरे तो हम क्या आलू छीलने बैठे हैं अशोक श्रीवास्तव जी? भाई आवाज बंद के, मुझे चिल्ला चिल्ली नहीं चाहिए। बहुत कॉम्प्लिकेटेड विषय है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड। ये शो अशोक श्रीवास्तव का शो है। यहां पर आपको राधिका खेड़ा ने क्या कहा, इन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा, ये इंपॉर्टेंट जो है, ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है। हर एक के अपने अपने विचार हो सकते हैं। मैंने यहां पर आपको राधिका जी के तर्क को जवाब देने के लिए नहीं बुलाया। राधिका जी ने अपने तर्क दिए, आप अपने तर्क दीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं दोनों को समय दूंगा। बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा, वो भी अपने तर्क देंगे। मेरा सिंपल सा सवाल यह है,
ये जो मौलाना साजिद रशीदी ने कहा, मैंने उसी बिंदु को उठाया, मैं उसके इतर गया ही नहीं। मैंने कोई राधिका जी ने जितना, एक मिनट, राधिका जी ने जितनी लंबी बात की मैं उसमें नहीं गया, मुझे उसमें नहीं जाना। मैं सीधी सी बात कह रहा हूं कि मौलाना साजिद रशीदी ने खुद अपने मुंह से कहा कि भैया ये तय हुआ था रायशुमारी। उन्होंने कहा कि चुनाव रायशुमारी नहीं मानी जाएगी, जबकि चुनाव मेरा मानना है रायशुमारी होती है, क्योंकि उसमें घोषणा पत्र होता है और जनता जिस घोषणा पत्र को सही मानती है उस पर वोट देती है। लेकिन साजिद रशीदी उसको रायशुमारी नहीं मान रहे। मैंने सिंपल सा सवाल पूछा कि भाई मध्य प्रदेश में तो रायशुमारी मानेंगे, वहां पर 93% लोगों ने और सरकार ने वहां पे समय दिया, भरपूर समय दिया, सूचना दी सबको और कहा कि भाई ये बताइए हम यूसीसी लाना चाहते हैं। 93% में, जिसमें 71% मुस्लिम महिलाओं ने भी कहा हाँ यूसीसी होनी चाहिए। अब मैंने सीधा सा सवाल पूछा है, ये रायशुमारी है कि ये भी नहीं है? कि रायशुमारी सिर्फ वही होगी जिसमें मौलाना साजिद रशीदी की राय ली जाएगी, वही रायशुमारी होगी और कोई राय नहीं होगी? मैंने सीधा सवाल पूछा सर, अगर इसका जवाब दे सकते हो जरा। हाँ, अरे आप राधिका जी की बात का जवाब दे रहे थे, सवाल मेरे सवाल का जवाब दीजिए। बोलिए अगर मेरे सवाल का जवाब देंगे तो इनको वो है, नहीं तो मैं अगले गेस्ट के पास जाऊंगा। नहीं, मैं आ रहा हूं, बोलिए। आप तो सुनना नहीं चाहते। नहीं, मुझे सिर्फ ये सुनना है। अशोक श्रीवास्तव का शो है, बिल्कुल मैं जो बोलूंगा वो बोला जाएगा। मैं आपकी बात क्यों बोलूंगा भाई? जो मैं पूछूंगा नहीं, मैं आपकी बात क्यों बोलूंगा? क्यों नहीं? आप मेरी बात मत बोलिए, मैं तो इसको रायशुमारी नहीं मानता। अगर आप मेरे जो मध्य प्रदेश की, देखिए मेरे पास और भी गेस्ट बैठे हैं मौलाना जी, आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। मैं बोलूं कि ना बोलूं? किशोर तिवारी जी बहुत बड़े नेता हैं, वो इंतजार कर, बोलिए। मैं उठ के चला जाऊं? ये रायशुमारी है कि नहीं? नहीं, मैं बात करूं कि ना करूं? ये रायशुमारी है कि नहीं? ये रायशुमारी है कि चला जाऊं? ये रायशुमारी है कि नहीं है? अरे आप चुप होंगे तभी तो बोलूंगा महाराज। बोलिए। आप तो मुझे बोलने नहीं दे रहे। ये रायशुमारी है कि क्या व्यूअर्स इस चीज को नहीं देख रहे हैं? बोलिए। क्या आप मुझे बोलने नहीं दे रहे? बोलिए रायशुमारी है या नहीं? देखिए 10 सेकंड चुप रह सकते हैं आप? नहीं रह सकते आप, क्योंकि आपको 2 और 2 5 नजर आते हैं। 2 और 2 4 होते ही नहीं आपकी नजर में। हम 2 और 2 4 साबित करने में लगे हैं, आप कह रहे हैं 2 और 2 5 होते हैं। आप सुनिए तो सही, ये कोई तरीका हुआ डिबेट करने का? मैं 20 सेकंड आपने तो उन 20 सेकंड रुका। मौलाना साजिद वालों को बता दिया भाई साहब। मौलाना साजिद रशीदी ने कहा 10 सेकंड रुक सकते हैं, मैं 20 सेकंड रुका और 20 सेकंड में भाषण दे रहे थे, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे थे। मैंने सिंपल सवाल पूछा, ये रायशुमारी है या नहीं है? अगर आपके पास जवाब है तो बताइए, तो मैं किशोर तिवारी जी के पास जा रहा हूं। बोलिए। वाह, बोले विक्टिम मैं नहीं मानता आपकी रायशुमारी को। ओके, मैं नहीं मानता आपकी रायशुमारी को। ये रायशुमारी थोड़ी होती है कि आपने 2 अखबारों में विज्ञापन दे दिया और आपने कह दिया ये हमने रायशुमारी कर ली। किशोर तिवारी जी के पास आना मध्य प्रदेश में क्या 9 लाख लोग रहते हैं? किशोर तिवारी जी को नहीं, मध्य प्रदेश मेरे पास साजिद रशीदी जी कोई एंटरटेन नहीं करना, मेरे पास और भी लोग हैं। किशोर तिवारी जी को स्क्रीन पे दिखाइए, किशोर तिवारी जी को दिखाइए, किशोर तिवारी जी को दिखाइए। मैंने अपने, हाँ बोलिए। देखिए ऐसा है किशोर तिवारी जी, ये भी रायशुमारी नहीं है। रायशुमारी वही है जो मौलाना साजिद रशीदी राय देंगे, वही रायशुमारी मारा जाए। ये कौन से संविधान में लिखा है मैं नहीं जानता, लेकिन मौलाना साजिद रशीदी ने जो अपने घर में संविधान छापा है, उस संविधान में लिखा है मौलाना साजिद रशीदी जो कहेंगे वही रायशुमारी होगी, मौलाना साजिद रशीदी जो कहेंगे वही संविधान होगा। अब आप बोलिए सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या देश में यूसीसी आनी चाहिए या नहीं? नहीं, एक बात मैं बताता हूं, इस देश के अंदर जब संविधान बना, संविधान सभा ने जो संविधान पास करने को दिया था उसमें ही कुछ खामियां थी, जैसे ट्राइबल्स आर नॉट गवर्न एनी रिलीजन, आदिवासियों को कोई धर्म नहीं होगा ऐसा लिखा हुआ था। दूसरा, हर धर्म के जो कानून है, जैसे हिंदू लॉ है वो पूरा का पूरा सिविल कोड हिंदुओं के लिए अलग है, मुस्लिम के लिए अलग है, लेकिन उसमें बड़े कॉम्प्लिकेशन और बड़े कुप्रथाएं थी। लेकिन हिंदू धर्म में क्या हुआ कि कई राज्यों ने बदल कर दिया, जैसे लड़की का पिता के संपत्ति पे अधिकार, ये कानून बना के लाया गया। और अभी महाराष्ट्र के अंदर क्या पूरे देश में ही लड़की का पिता के संपत्ति पे पूरा अधिकार रहता है। अभी मैं कह रहा हूं समान नागरिक कायदा या कॉमन सिविल कोड या जिसे हम यूसीसी कहते हैं, तो ये इसके अंदर ये देखो निकाह के लिए, तलाक के लिए, ये सबको तो रजिस्ट्रार के पास जाना ही पड़ता। अभी मुझे बताइए, और वसीयत के लिए तो बहुत कुछ तो साजिद रशीदी कह ही रहे थे कि ये चीजें है, लेकिन उनका क्या है कि ओपिनियन को हल कर लेना था। लेकिन मैं एक बात बोल रहा हूं,
अब 75 साल हो गए, क्या कितने ओपिनियन कॉल करेंगे? हिंदू लॉ के अंदर, क्योंकि हिंदू लॉ में मनुस्मृति के अंदर जैसे ही कर्ता आता है, यूनाइटेड हिंदू फैमिली में, यूरोप में कई है, लेकिन इनकम टैक्स भी उसके लिए ये बहुत कुछ है। लेकिन अगर अन्याय होता है, महिलाओं पे विशेषकर अन्याय होता है या विरासत में बेदखल किया जाता है, तो मुझे लगता है जो बाला साहब ठाकरे बार बार कहते थे कि यूनिफाइड सिविल कोड या यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश में होना चाहिए। तो जिस राष्ट्र में रहते हैं उस राष्ट्र के नागरिकों को एक कानून के अंदर तो गवर्न करो, क्योंकि समान कायदा नहीं रहेगा तो अन्याय होगा ना। ये छोटी बात है। और इस पर देखो, असम में लागू हुआ। असम में मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। उत्तराखंड में लागू हुआ तो वहां बहुत कम है, लेकिन असम में भी कोई विवाद निर्माण नहीं हुआ। विवाद निर्माण हो रहा है चुनिंदा लोगों को जो समाज का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। लेकिन समाज के अंदर महिलाओं का बात, अगर मोदी जी महिलाओं के खिलाफ बात करते थे तो इतने प्रमाण में मोदी जी को महिलाओं के वोट नहीं मिलते। अगर मेरी बात मानी जाए तो केंद्र ने ही कानून लाना चाहिए। और ये 80 करोड़ का हिंदुओं का देश है, और ये 80 करोड़ के हिंदुओं का देश है, तो मेरी तो ये मांग रहेगी कि इसे हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर करना चाहिए, जिसे हर धर्म के आदमी को समान इज्जत और अधिकार रहे। मैं साजिद रजीदी इसलिए कह रहा हूं कि दुनिया में आज भारत ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा मुसलमान है, इंडोनेशिया को भी क्रॉस कर चुके और बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं। और प्रोग्रेसिव इंडियंस, मुस्लिम इंडियंस, इनको ये द्विभाषा प्रतिबंधक कानून मान्य है। मैं अभी बता रहा हूं मैं बता रहा हूं सर, सुनिए और जो मैं नजदीक से देख रहा हूं, ये कानून के मुद्दे बन नहीं रहे। मैंने शुरू में भी आपको नहीं टोका था। मैंने आपको भी शुरू के 4 मिनट नहीं टोका था। मैंने आपको भी शुरू के 4 मिनट में एक बार भी नहीं टोका था। मैंने आपको भी शुरू के 4 मिनट में टोका था। और अब सुनिए, ओके, मुझे अब मेरी बात सुनिए। कमाल हो गए भाई, कार्ड मत खेलिए। करोड़ों लोगों को जो है किस तरह धोखा दिया जा रहा है। कार्ड मत खेलिए, डिबेट के नाम पे। विक्टिम कार्ड मत खेलिए। मेरी बात सुनिए 4 मिनट में भाई, हटाइए, स्क्रीन से हटाइए। ओके, देखिए कैसा है, ऐसा है। मैं किशोर तिवारी जी एक बात कहना चाहूंगा कि आपने एक नया विषय छोड़ दिया। अब मौलाना साजिद रशीदी या बाकी लोग जो हैं उस विषय की आड़ में इस डिबेट से मेरे सवालों से भागने की कोशिश करेंगे, इसलिए मैं वो हिंदू राष्ट्र वाले मुद्दा नहीं उठाऊंगा आज। मेरा आज नहीं, मुझे आना ही नहीं है। और मौलाना साजिद रशीदी को मैंने शुरू के 4 मिनट दिए, एक शब्द नहीं बोला, उन्होंने अपनी सारी आपत्ति। उसके बाद मैंने उनसे एक सवाल पूछा और उस सवाल पर उनकी टैंटा हो गई। उन्होंने जेब से जो है विक्टिम कार्ड निकाल के खेलने शुरू कर दिए। अरे देखिए इंसाफ नहीं हो रहा, अरे देखिए ये ना इंसाफी है, अरे ये जुल्म हो रहा है, मुझे बोलने नहीं देते। अरे 4 मिनट आप खा गए। मैं अभी 3 मेरी डिबेट में मौलाना साजिद रशीदी से इंपॉर्टेंट तीन गेस्ट बैठे हुए मेरी डिबेट में, इससे इंपॉर्टेंट, लेकिन वो अपना विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। तो मैं अब निखिल जैन जी के पास जाना चाहूंगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि मैंने कहा कि मैं सबको समय दूंगा, लेकिन किसी को डिबेट को मैं हाईजैक करने के लिए नहीं दूंगा और अपना ज्ञान अपनी जो है वो करने के लिए नहीं दूंगा। निखिल जैन बोलिए। मैंने सवाल आपसे पूछा था कि भाई आपको क्यों आपत्ति है, कांग्रेस को क्यों आपत्ति है अगर ये बंगाल में ला रहे हैं, महाराष्ट्र में ला रहे हैं तो? भाई निखिल जैन जी की आवाज ठीक कर दीजिए प्लीज, बोलिए। नेटवर्क सही नहीं है। मैं माफ़ी चाहता हूं, लेकिन मैं इससे पहले भाई अगर मेरी टीम निखिल जी का नेटवर्क ठीक कर सकती है, वो बेचारे इतनी देर से बैठे हैं, कोई अच्छी बात नहीं है। हम गेस्ट को जोड़ कर रखें और उसकी हम कुछ सुन भी ना सके, उनका नेटवर्क ठीक कीजिए। मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूं, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, बिल्कुल जो संविधान सभा के बारे में सारी बातें हुई थी। देखिए संविधान सभा में क्या हुआ था, संविधान सभा में जब ये मुद्दा उठा था और मैंने कहा उनका अम्बेडकर जी का पूरा भाषण मेरे पास है उस वक्त का, और उस वक्त उन्होंने क्या क्या कहा था, जो साजिद रशीदी जी ने आखिरी बात की वो
जब वहाँ पर इस तरह का विरोध हुआ, लेकिन विरोध करने वाले कौन लोग थे ये भी समझना चाहिए। विरोध करने वाले जो हैं वो थे जिनको दक्षिण भारत का जिन्ना कहा जाता था, जिन्ना कहा जाता था। एम मोहम्मद इस्माइल, उनको दक्षिण भारत का जिन्ना कहा जाता था। और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने 11 दिसंबर 1954 को राज्यसभा में कहा, मोहम्मद इस्माइल ने ये दलील दी कि यूसीसी नहीं आना चाहिए क्योंकि इससे मुसलमानों के 4 निकाह और तलाक के व्यक्तिगत कानूनों में दखल होगा। 4 निकाह और तलाक के व्यक्तिगत कानूनों में दखल होगा। तो आप सोचिए कि किस आधार पर संविधान सभा में विरोध किया गया था। उस वक्त की जो भी परिस्थिति थी, नेहरू जी ने सरेंडर किया और उसके बाद जो है एक व्यवस्था जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दी। लेकिन उसके बाद से लेकर आज तक देश की अदालतें एक बार नहीं बार बार कह चुकी हैं कि समय आ गया है, यूसीसी कानून जो है देश में लागू होना चाहिए, लेकिन उसको नहीं माना गया। अभी हाल ही में ये मेरे पास खबर जो है ये 10 मार्च 2026 की है। ये सुप्रीम कोर्ट का मेरे पास जो है उस खबर है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने समान नागरिक संहिता लागू करने का समय, मुस्लिम महिलाओं की स्थिति पर जब चर्चा हो रही थी तब सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी। शशांक शेखर झा, शशांक जी, आपको लगता है कि कानूनी रूप से इसमें कुछ अड़चने हैं? क्योंकि साजिद रशीदी जी ने कुछ अपने तर्क दिए और उनका कहना था कि भाई सेकुलरिज्म जो है वो ये तो नहीं है कि भाई सबको बराबर दे, उनके हिसाब से सेकुलरिज्म का मायने है कि सबको अपने अपने धर्म के हिसाब से अपनी अपनी निजी चीजें मानने का अधिकार हो। मैं नमस्ते अशोक जी और मेरे समझना चाहूंगा जी। नमस्ते अशोक जी और बाकी सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। अशोक जी, देखिए राशिदी जी का ये बात तो सही है कि इस देश में सेक्युलरिज्म है और सभी को अपने अपने अधिकारों को, अपने अपने धर्म को, अपने अपने मजहबों को मानने का अधिकार होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन भारत सरकार क्या कह रही है, अनुच्छेद 44 जो है हमारे देश का संविधान का, वो कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो वो तो सेक्युलरिज्म की तरफ ही आप आगे बढ़ा रहे हैं। चाहे वो शाह बानो का केस हो जो कि एक मुस्लिम महिला का केस था 1985 में, या सरला मुदगल का केस हो 1995 का। इन दोनों में सुप्रीम कोर्ट ने 3 बातें कही हैं और वही आज यूनिफॉर्म सिविल कोड की रूपरेखा भी रख रही है। पहली बात हो रही कि शादी विवाह कैसे हो सकता है, किसका हो सकता है। तो भाई हुआ कि मिनिमम एज डिसाइड होना चाहिए। अब जब लड़के और लड़कियां बराबर है हमारे देश में, 21वीं सदी का भारत आगे बढ़ रहा है, राष्ट्रपति हमारी महिला है, तो क्यों नहीं उनकी एज बराबर हो, 21 साल हो, यूनिफॉर्मिटी। कौन शादी कर सकता है भाई, एक महिला और एक पुरुष एक ही शादी कर सकते हैं कि मल्टीपल शादी कर सकते हैं, उसमें यूनिफॉर्मिटी। उसके बाद अगर डिवोर्स होगा तो डिवोर्स कौन ले सकता है, लड़का लेगा डिवोर्स की लड़की लेगी, उसमें यूनिफॉर्मिटी। अगर डिवोर्स हो गया तो मेंटेनेंस कैसा होगा, उसमें यूनिफॉर्मिटी। और कल को, क्योंकि राजनीति साहब ने यहाँ पे ना एक तीसरी बात भी कही कि उसके बाद जो आपके पैसे, आपका जो जमीन जायदाद है वो कैसे होगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या लड़के और लड़कियों में बराबरी होनी चाहिए कि नहीं, तो वो भी एक एंगल है। तो मेरा मानना है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 44 में, और राजनीति को सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि ये यही कहता है कि हिंदुओं के बराबर मुसलमान हो, मुसलमानों के बराबर जैन हो, जैनों के बराबर सिख हो। क्यों ये चाहते हैं कि मुस्लिम महिला हिंदू महिला से पीछे रहे? क्यों ये नहीं कह रहे हैं कि जो 1/4 या 1/8 मिलता है प्रॉपर्टी का हिस्सा वो बराबर हो? हिंदू महिलाओं को पहले बराबर नहीं मिलता था। जब ये संविधान बना था अशोक जी, तब हिंदू सिविल कोड नहीं था इस देश में, वो 5 साल के बाद आया था। और उसमें कहा गया कि शादी का ये प्रथा आपको जो मानना है मानिए, लेकिन शादी करने का जो मिनिमम एज है, शादी तोड़ने का जो तरीका है, उसके बाद जो प्रॉपर्टी डिवाइड होंगे उनके तरीके कुछ होते हैं। ऐसे ही मुस्लिम अगर निकाह हो रहा है तो निकाह को कोई नहीं रोक रहा है, ना ही उसको खुले को कोई तोड़ रहा है। अशोक जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट एंगल यहाँ पे बहुत और इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पॉलीगैमी अलाउड है इस्लाम में, इसलिए बार बार उनकी बात ज्यादा होती है। आप देखिए कि आज इस देश में, क्योंकि एक धर्म के लोग दूसरे धर्म से भी शादी कर सकते हैं, लेकिन होता क्या है कि जब मुसलमान में 4 शादियां अलाउड है और हिंदू में, जैन में, क्रिश्चियन में एक ही शादी अलाउड है, तो कई बार ऐसे मामले भी हम कोर्ट में, क्योंकि मैं कोर्ट का एक वकील हूं, मैं कहता हूं कि कई बार ऐसे मामले आते हैं कि एक मुस्लिम व्यक्ति जिसने एक शादी ऑलरेडी कर ली है, वो किसी गैर मुस्लिम लड़की से शादी कर रहा है, जबकि उसकी ऑलरेडी एक शादी हो रखी है। उसके धर्म या मजहब में तो एक ही शादी है, लेकिन इनके में 4 है, तो वो कॉम्प्लिकेटेड होता है। और उसकी वजह से क्या होता है अशोक जी, इस देश की कानून व्यवस्था के ऊपर एक भार होता है। आज 5.5 करोड़ से ज्यादा केसेस लंबित हैं क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है। ठीक है साजिद रशीदी जी, देखिए बात समानता की और खास करके महिला अधिकारों की जो है वो बार बार उठती है, और महिला अधिकारों के संबंध में महिलाओं को कम से कम 2म दर्जे का नागरिक ना माना जाए। जब बराबरी की बात कर रहे हैं तो महिलाओं को भी बराबरी का अधिकार होना चाहिए। तो उस कंटेक्स्ट में इसको
जो है शशांक जी ने कहा। बोलिए। मुझे बोलने दीजिएगा। मैं बिल्कुल बोलने दूंगा, लेकिन विषय पर इस्लाम ने महिलाओं को जितने अधिकार दिए, मैं दूरदर्शन के तमाम व्यूवर्स के सामने एक बात कहना चाहता हूं, दो टोक। कोई धर्म मुझे बता दे जितने इस्लाम ने अधिकार दिए हैं किसी और धर्म ने दिए हों। इस्लाम ने औरत को उस वक्त इज्जत दी जब उसको जिंदा जमीन में गाड़ दिया जाता था। मोहम्मद साहब के ज़माने में मोहम्मद साहब ने कहा कि नहीं, औरत अगर पैदा होती है, लड़की अगर पैदा होती है और वो उसका लालन पोषण करता है और उसको लड़के से अच्छा बुरा नहीं समझता, लड़के को अच्छा नहीं समझता, लड़की को बुरा नहीं समझता, और वो बड़ी हो जाए, उसकी शादी कर दे, तो वो जन्नत में मेरे साथ ऐसे होगा। मोहम्मद साहब ने कहा कि औरत के कदमों के नीचे जन्नत है, यानी माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। दूसरी बात, जहां बात आती है हिस्से की, वरासत की, इस्लाम ने एक तवाजुन रखा है उसमें। एक हिस्सा उसका बाप के पास है, एक हिस्सा उसका शोहर के पास है। जैसे लड़के को 2 हिस्से मिलते हैं, इसको भी 2 हिस्से मिल रहे हैं, एक शोहर दे रहा है, एक बाप दे रहा है। इसमें गलत कहां से हो गया? तीसरी और आखिरी बात, पॉलीगैमी पर जब सवाल उठते हैं, अभी राधिका खेड़ा ने कहा कि यूसीसी जो है वो यूसीसी तलाक और वरासत को तो छेड़ ही नहीं रहा है, हम तो पॉलीगैमी पे बात कर रहे हैं। तो पॉलीगैमी पे तो अलग से कानून आ सकता है। हिंदुस्तान में पॉलीगेमी जो इस्लाम में है वो एप्लीकेबल है ही नहीं। आप मुझे बता दो कितने मुसलमान जो पॉलीगेमी कर रहे हैं? आज के महंगाई के दौर में एक बीवी को पालना मुश्किल है, 2 बच्चों को पालना मुश्किल है, आप कह रहे पॉलीगेमी कर रहे हैं मुसलमान? आप कह रहे पॉलीगेमी के लिए अलग कानून बना दिया जाए। पॉलीगेमी के लिए कानून बनाइए आप, कौन मना कर रहा है? दूसरी मैं पूरी कर लूं, आप आगे बढ़ते हैं। मुसलमान से ज्यादा हिंदू पॉलीगेमी कर रहा है हिंदुस्तान के अंदर। मैं ऐसे ऐसे नेताओं के नाम बताऊं आपको जो दिवंगत हो चुके, उन्होंने मुसलमान बन के शादियां की हैं और फिर हिंदू के हिंदू। नरेंद्र तिवारी हैं, मुलायम सिंह यादव जी हैं, और पता नहीं कितने नाम हैं ऐसे। ठीक है, पॉलीगेमी कर रहे हैं और आप लोग खामोश हैं। ठीक है, और मुसलमान के सर ठीकरा फोड़ते हैं आप लोग। ओके राधिका, और फिर बाद में कई साल के बाद बच्चे पता चलता है कि ये तिवारी जी का बच्चा है, ये मुलायम सिंह जी का बच्चा है। अब आगे बढ़े, राधिका जी रिस्पॉन्ड करें। 2 चीजें अशोक जी। एक तो मौलाना राशिदी जी ने कहा कि इस्लाम ने महिलाओं को सबसे ज्यादा हक दिए। आपने यहाँ पे बैठे बैठे ही किस तरीके से महिलाओं के लिए बोला कि बीवी को पालना, ये क्या बात होती है बीवी को पालना? आप है कौन? आप भगवान है, आप अल्लाह है, आप खुदा है, बीच में तो ये तो मत बोलिए। बीच में नहीं, वो तर्क है। नहीं तो आप अरे आप ही के तर्क होते क्या? नहीं भाई, ऐसे नहीं चलेगा। आप ही के तर्क होते क्या? आपने तो जब आप अपनी बात रख रहे थे तो वो कह रही थी वाह वाह वाह, ये विक्टिम, वो कह रही थी वाह वाह वाह, वो कह रही थी वाह वाह वाह। नहीं, मैंने आपके बीच में नहीं बोला और उन्होंने आपके बीच में नहीं बोला। मैंने आपके बीच में नहीं बोला, उन्होंने आपके बीच में नहीं बोला। अब आप वाह वाह कर रहे हैं। हटाइए स्क्रीन से, हटाइए माइक काट दीजिए, हटाइए माइक काट दीजिए। ऐसे नहीं होगा, ये नहीं होगा यहाँ पे इस्लाम में। आप जब चाहो बोलोगे और दूसरे को वाह वाह वाह, वो दूसरा कोई गजल गा रहे हैं क्या? राधिका जी गजल गा रही है? राधिका जी कोई शेर पढ़ रही है क्या? वाह वाह कर रहे हैं। अगर आपको वाह वाह करना है, किसी महफिल में चले जाइए, किसी महफिल में चले जाइए, वहां वाह वाह कीजिए। ये 2 टूक है। यहाँ मैं सीरियस डिबेट करता हूँ, यहाँ मैं सीरियस डिबेट करता हूँ। जाइए किसी महफिल में, राधिका जी को दिखाइए, राधिका जी को दिखाइए, राधिका जी अपनी बात करेंगी, राधिका जी अपनी बात करेंगी, राधिका जी को दिखाइए, राधिका जी को दिखाइए, इनका माइक काटिए, राधिका जी को दिखाइए, महफिल में चले जाओ, कव्वाली में चले जाओ, राधिका जी को दिखाइए। बेइज्जत करने के लिए बुलाते हो? राधिका जी बोलिए, बोलिए, इनका माइक काट दीजिए, बोलिए, मेरा भी माइक काट दीजिए, बोलिए, बोलिए, उनकी बात बोलिए, बोलिए राधिका जी। और बाबा साहेब अम्बेडकर जी की बात हो रही है, तो जब मुस्लिम सदस्यों ने संसद में नसीरुद्दीन अहमद और खोकर साहब ने पर्सनल लॉ को छूने का विरोध किया था, तो बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने ही उन्हें। एक मिनट राधिका जी रुकिएगा, मुझे अपने दर्शकों को कहना है। ये आदमी जो यहाँ बैठा था, ये कह रहा है थूकता है इस शो पर। अरे थूकते जाइए ना, जहां जाना जाइए, थूकिए, यहां पे मत थूकिए, यहां मत थूकिए, जो करना आप करिए बाहर, जहां करना करिए, यहां मत करिए, यहां मत करिए, जो करना करिए। चलिए राधिका जी को बोलने दीजिए, राधिका जी को बोलने दीजिए, बोलिए राधिका जी, राधिका जी बोलिए। थूकना इन लोगों की आदत है, राधिका जी अपनी बात रखिए। जी, जैसा मैं कह रही थी, जब मुस्लिम सदस्य नसीरुद्दीन अहमद और खोकर साहब ने पर्सनल लॉ को छूने का विरोध किया था, तो बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने उन्हें डांटते हुए कहा था अशोक जी कि इस देश में पहले ही कॉमन क्रिमिनल लॉ यानी आईपीसी और सिविल लॉ लागू है, सिर्फ शादी और संपत्ति जैसे छोटे से हिस्से पर पर्सनल लॉ बचा है, इसलिए मजहब के नाम पर इसे देश के कानून से ऊपर नहीं रखा जा सकता।
और बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने ये कभी नहीं कहा था, जैसे राशिद दीदी ने शुरुआत में कहा था कि ये स्वेच्छा से होना चाहिए, आपको आजादी होनी चाहिए। उस समय का दौर अलग था क्योंकि देश आजाद हो रहा था और उस समय जो सिचुएशन थी हिंदू मुसलमान की उस समय के हिसाब से थी। लेकिन उन्होंने ये बार बार कहा था कि स्टेट्स को इमीडिएटली इसको कर्तव्य है कि उचित समय आने पर इसको अनिवार्य रूप से लागू करे। और तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हिंदू कोड बिल के जरिए एक तो पॉलीगैमी पे प्रतिबंध लगाया था और महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दिया, और वो चाहते थे कि मुसलमान महिलाओं को भी यह समानता मिले। इसीलिए अपनी किताब पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया में उन्होंने ये साफ साफ लिखा था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के कारण मुस्लिम महिलाओं का मानसिक और नैतिक विकास रुक गया है। तो ये बहुत जरूरी है। क्या हर धर्म की महिला को, हर कम्युनिटी की महिला को विकास और इक्वल राइट्स नहीं मिलनी चाहिए? ये कहाँ पे, ये क्यों होना चाहिए जब हम एक सेक्युलर देश है? और क्यों किन लोगों को तकलीफ हो रही है? कोई मुसलमान महिला इस बात पे आवाज नहीं उठा रही। इन लोगों ने लगातार महिलाओं को, सबको दबाने का काम किया। हर महिला को, हर बेटी को ये हक होना चाहिए कि उसको संपत्ति में हिस्सा मिले, उसको अपनी मैरिज लॉज इक्वालिटी से मिले। जैसे ऐसा क्यों होना चाहिए कि एक मेरी मुसलमान बहन हो और वो मेरी तरफ देख के कहे अरे तुम्हारे को सारे फ्रीडम है, लेकिन भारत जो विश्व का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, सेक्युलर कंट्री है, उसकी वहां रहने वाली एक मुसलमान बहन मेरी कहे कि काश मेरे पास वो राइट्स होती जो राधिका खेड़ा के पास है, क्योंकि मैं हिंदू हूं तो उसको वो नहीं मिलनी चाहिए। हम चाहते हैं सब महिलाएं, सब बिल्कुल। देखिए ये पूरा मामला महिला अधिकारों के बराबरी का, इसमें जो है एक बड़ा एंगल है। और है क्या, मैं कोई भी धर्म हो, चाहे इस्लाम हो या फिर कोई भी दूसरा मजहब हो, वो कई महिलाओं के साथ अत्याचार करता है, ये बात तो हमने कही नहीं। जो अभी मौलाना साजिद रशीदी ज्ञान दे के गए हैं, भाई हम तो कह ही नहीं रहे, हम तो कह रहे, लेकिन एक अल्लाह का इस्लाम होता है और एक मुल्ला का इस्लाम होता है। तो ये आप सब जानते हैं, मुल्ला का इस्लाम जो है वो अलग होता है, अल्लाह का इस्लाम अलग होता है। तो मुल्ला के इस्लाम को दिक्कत हो रही है, अल्लाह के इस्लाम को तो दिक्कत नहीं ना। अल्लाह का इस्लाम तो सबके लिए बराबरी का है, बढ़िया है। लेकिन विक्टिम कार्ड खेलना होता है इस देश के लोगों को। और मैंने शुरू में ही कहा था, यही वोट बैंक होता है, यही वोट बैंक होता है। अब ये खाली कुर्सी आपको दिखाऊंगा, मौलाना साहब यहाँ से गए उठ करके, ये आपको दिखाऊंगा क्यों इतना दर्द किस बात का। ये खाली कुर्सी देख रहे हैं, उनकी धड़धड़ाते हुए गए हैं, अपनी बात बोलेंगे लेकिन नहीं, कोई दूसरा बोलेगा तो उसको सुनेंगे नहीं। क्योंकि तुष्टीकरण का ऐसा इन लोगों को घुट्टी पिलाई गई है ना आजादी के बाद से, कि तुष्टीकरण, भैया तुम ही सब कुछ हो, तुम ही हमारे माता, तुम ही पिता हो, तुम ही वोट बैंक हो। ये जो तुष्टीकरण की घुट्टी पिलाई गई ना, उसके कारण मौलाना साजिद रशीदी अपनी बात कहेंगे, लेकिन जब राधिका जी बोलेंगी तो वाह 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 करेंगे, क्या 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 करेंगे। और जब उनको टोक दो तो उठ के भाग जाएंगे। ये इस देश में हो रहा है। और ऐसे लोगों को ना, ऐसे लोगों को देश देखना चाहिए। इसलिए चले गए, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आ रहा हूं, अभी आ रहा हूं। की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती। इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वांटेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद।
मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। चलिए, दो टूक आप देख रहे हैं। दो टूक पे आज हम चर्चा जो कर रहे हैं वो यूसीसी को लेकर कर रहे हैं, सामान्य नागरिक संहिता को लेकर कर रहे हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश और इसके अलावा छत्तीसगढ़, राजस्थान, कई राज्यों में बीजेपी यूसीसी लाने की तैयारी कर रही है। बीजेपी का ये चुनावी वायदा था। चुनावी वायदा नहीं था, बल्कि बीजेपी जब जनसंघ थी 1967 में जनसंघ जब थी, जनसंघ ने कहा था कि वो यूसीसी के को लाएगी। राम मंदिर, उसके बाद जो है कश्मीर, जम्मू कश्मीर से 370 हटाना, और तीसरा बड़ा वादा जो बीजेपी का 1998 से है, पहले जनसंघ और उसके बाद 1998 से वो यूसीसी है, सामान्य नागरिक कानून है, जिसको प्रधानमंत्री ने कहा था सेकुलर सिविल कोड, क्योंकि सेकुलर है, इसके पहले अगर कम्युनल है, क्योंकि हर कम्युनिटी का अलग अगर कोड होगा तो वो कम्युनल कोड है। इसी को लेकर चर्चा कर रहे हैं। 3 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। एक मेहमान कुर्सी छोड़कर भाग गए हैं, मौलाना साजिद रशीदी जी की कुर्सी आप देख रहे हैं वो खाली है, वो भाग गए हैं। और दूसरे राधिका खेड़ा जी मेरे साथ जुड़ी हैं, बीजेपी की प्रवक्ता, शिवसेना यूबीटी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता किशोर तिवारी जी हैं। शशांक शेखर जहाँ मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अधिवक्ता हैं। शशांक जी बोलिए अपनी बात जी। अशोक जी देखिए, ये जो अभी आपके शो पे हुआ, ये मुस्लिम स्कॉलर बन के जो मौलाना आए थे, ये एक्चुअली यही कर रहे हैं पिछले 70-78 सालों से कि मेन विषय को डाइवर्ट कर देते हैं, तो लोगों के मन में कंफ्यूजन होता है। एक्चुअली आप किसी जनरल मानस से पूछिएगा कि क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड, और अगर वो दो टुक में बैठेगा देखने के लिए तो वो डाइवर्ट हो जाएगा, समझ ही नहीं पाएगा क्या होता है। अच्छा, होता पता क्या है शशांक जी, होता क्या, इन लोगों को आदत है, नेहरू जी ने इन लोगों को आदत डाली कि जरा से गुस्सा हो जाए तो उनके पैरों में पड़ गए, नहीं 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 आप क्यों जा रहे, अरे अरे बैठिए ना सर, आप तो हमारे माई बाप है। नेहरू जी ने आदत डाल दी इनको। तो मौलाना साजिद रशीदी को भी लगा था कि मैं माइक उतार के गुस्सा होकर जाऊंगा तो अशोक श्रीवास्तव आएंगे, नेहरू ने पैर पकड़ लगे, भाई नहीं आइए, सेकुलरिज्म है देश में, तुष्टिकरण। लेकिन ठीक है, तो हम तो सवाल करने के लिए बैठे, सवाल करेंगे, आपको बुरा लग रहा है जवाब दीजिए, और अगर आपको लग रहा है तो फिर जाइए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलिए। बिल्कुल अशोक जी, इनफैक्ट अशोक जी मैं आपको एक और टेक्निकलिटी में ले जाता हूं। जब देश का विभाजन हुआ और उसके बाद देश स्वतंत्र हुआ और उसके बाद संविधान आया और उसके बाद हिंदू सिविल कोड आया, तो हिंदुओं में भी काफी बंटवारे थे, काफी डिवाइड था, समझ में नहीं आ रहा था हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। और ये जिम्मेदारी दी गई थी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को, और उन्होंने जब रिसर्च किया तो पता चला कि मनुस्मृति में जो डिटेल्स हैं उसको लेके हम आगे बढ़ सकते हैं, आप अपने रिचुअल्स को मान सकते हैं, लेकिन बेसिक्स हमको रखना पड़ेगा कि भाई सबसे मिनिमम एज क्या है शादी का, डिवोर्स कैसे होगा, विटनेस के अधिकार क्या होंगे, बाद में राइट्स क्या होगा। और उसके बाद हमने देखा कि पिछले 70 साल में सुप्रीम कोर्ट ने उसको डाइवर्ट करके कर दिया कि भाई वुमेन के राइट्स मेन के अंदर नहीं हो सकते। लेकिन दिक्कत क्या है मौलाना शाजिदी लोग के साथ कि ये अभी भी वुमेन को कमोडिटी मानते हैं। जो राधिका खेरा जी अभी ये कह रही थी, ये सिंपल है, क्योंकि जो इस्लामिक लॉ इंडिया में अभी चल रहा है, जो उनके शादी और डिवोर्स को लेके काम करता है, वो उनको सिविल कॉन्ट्रैक्ट की तरह मानता है कि लड़कियों को पैसे ऑफर कीजिए, लड़की बोलेगी कबूल है और शादी माना जाएगा, उसके बाद कंज्यूमेशन होगा तभी शादी को मुकम्मल माना जाएगा। और जिस दिन डिवोर्स हो जाएगा तो 3 महीने के अंदर डिवोर्स हो जाएगा, 3 महीने में आप किसी और से शादी नहीं कर सकती। वो 3 महीने का रूल क्यों है? ताकि कहीं बच्चा मेरा हो नहीं हो। और उसके बाद अगर दोबारा शादी करनी है आपको पहले हस्बैंड से गलती से, तो आपको उसके बाद हलाला करना पड़ेगा। बीच में एक मुद्दा मैरिज का भी कॉन्सेप्ट है कि टेम्पररी मैरिज, जो कि मैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के एक मेंबर से बात कर रहा हूं, उन्होंने कहा कि ये विमेन ट्रैफिकिंग है। तो इस तरीके की जो चीजें हैं जो महिलाओं के का उत्पीड़न का कारण बनती है, उनको रोकने का एक ही व्यवस्था हो सकता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अशोक जी एक और बात, लेकिन ये बार बार एक बात कह रहे हैं, एक छोटी सी बात, ये बार बार कह रहे हैं कि पॉलीगेमी क्या हिंदुओं में नहीं है, जैनों में नहीं है। देखिए मैं हमेशा कहता हूं कि सोसाइटी में गड़बड़ियां हो सकती हैं, लेकिन कानून में नहीं होनी चाहिए। कानून अगर सही होगा तो सोसाइटी गड़बड़ियों को लेके आप एक्शन ले सकते हैं। यहां पे कानून में गड़बड़ी है कि एक ऐसा कानून है जिसमें आपने कह दिया कि 4 शादी कर लो। इनफैक्ट अशोक जी, गुजरात हाईकोर्ट, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम महिलाएं एक बार पीरियड शुरू हो जाए तो शादी कर सकती हैं। ये किस डेमोक्रेटिक कंट्री में हो सकता है 21वीं सदी में? क्यों ऐसा एक मिनिमम एज नहीं हो? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि दरअसल कानून जो है, समाज में गड़बड़ियां हो सकती है, कानून में गड़बड़ी, कानून समान होना चाहिए। और कानून जब होता है तो कानून को तोड़कर भी चीजें होती हैं, लेकिन उसी के लिए जो है सिस्टम बनाया जाता है। पर किशोर जी बहुत संक्षेप में जानना चाहूंगा, आप क्या चाहते हैं कि पूरे देश में होना चाहिए? जो आपके पहले वक्तव्य से मैं समझ पाया, आपको लगता है स्टेट ना जाके बीजेपी को पूरे देश में लागू करना चाहिए, ऐसा आप कह रहे थे क्या? नहीं, कैसा है मैं बताता हूँ। आप सिखिज्म ले लो, जैनिज्म ले लो, या भगवान महावीर ने जो जैनिज्म लाया, या
बुद्धिज्म ले लो, ये सब कुछ सनातन धर्म की उपज है। और ये कई लोग वेदों को प्रमाण मानते, कोई वेदों को प्रमाण मानते नहीं, लेकिन इस देश की संस्कृति अबाधित है, वो एक है। अब प्रार्थना पद्धति अलग अलग है, और प्रार्थना पद्धति के अलावा जो ग्रंथों को मानते हैं उसमें कानून भी दिए हैं, वो भी अलग अलग है। लेकिन उसमें अगर कोई अन्यायकारक प्रोविजंस है, जिसमें संपत्ति का अधिकार, शादी का अधिकार या तलाक का अधिकार हो, या उससे आगे भी कई चीजें हैं जो मैं इतने लंबे में डिस्कस नहीं करना चाहता हूं। ये सबको एक देश में एक कानून के अंदर आना चाहिए। और ये देश की बड़ी आवश्यकता है, और दुनिया के सभी देशों में यह लागू हो चुका है। और मैं इस्लामिक राज्यों में, राष्ट्रों में भी घूमता हूं, वहां भी वहीं के कानून के अंदर और समान कायदे के अंदर प्रोसिक्यूट किया जाता है, जबकि वो आदमी कोई दूसरे धर्म का भी है। ओके राधिका जी, सवाल एक है कि भाई बीजेपी का ये सेंट्रल घोषणा पत्र का हिस्सा आज से नहीं, 1998 से, और जनसंघ में चले जाओ 67 से। स्टेट क्यों आप जा रहे हैं? देश भर में क्यों नहीं एक कानून लागू करने के लिए सहमति बनाने का काम होता? बिल्कुल अशोक जी क्या है ना कि कांग्रेस पार्टी हो और विपक्ष की पार्टियां हो, ये पहले दिन से इसके खिलाफ है। आपको याद होगा नेहरू जी की सरकार ने बाबा साहेब के दबाव के बावजूद इसे लागू नहीं करने दिया और पीछे कदम खींच लिए, जिसकी वजह से बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कानून मंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया। तो अब हम उसको धीरे धीरे लेकर आ रहे हैं, जैसे उत्तराखंड, गुजरात और असम में लागू हो चुका है। और हम धीरे धीरे, क्योंकि इतना बड़ा हमारी अब पॉपुलेशन भी बढ़ गई है और लोगों को बदलाने के लिए, अब देखिए ना, बात सिर्फ हिंदू मुसलमान तक सीमित नहीं है। आज जो विपक्ष है वो एक नया और घटिया प्रोपेगेंडा फैला रहा है। उन्होंने अब ये कहना शुरू कर दिया है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में और झारखंड में कि इससे आदिवासियों की संस्कृति खतरे में आ जाएगी। ये सिर्फ धर्म हिंदू मुसलमान तक नहीं रह गया है। तो नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये विशेष प्रावधान बार बार बोला है कि हमारी सभी जनजातियों और वनवासी भाइयों को यूसीसी के दायरे से बाहर रखा जाएगा। लेकिन फिर भी ये लोग ये एजेंडा लगातार चला रहे हैं। हम छत्तीसगढ़ जाते हैं, वहां जाते हैं, लोगों के अंदर ये है जैसे उन्होंने एक संविधान खतरे में आ जाएगा, संविधान बदल दिया जाएगा, इस तरीके का नैरेटिव। इसीलिए एक एक करके, ताकि लोगों को पता चले कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है दूसरे स्टेट को देख के। तो एक और ये तो देखिए, इतना बड़ा देश है, विभिन्न लोग हैं, इतने सारे धर्म हैं, इतनी सारी जातियां हैं, तो उसको इस तरीके से लागू करने के लिए थोड़ा समय चाहिए। लेकिन ये पूरे देश में, जैसे हम हमेशा से करते हैं, सेक्शन 370 हटाने का हमने कहा, वो किया। राम मंदिर बनाएंगे, वो किया। हम लगातार जो कहा है हमने किया है, और ये भी पूरी तरह से पूरे देश में लागू हो जाएगा। चलिए, समय नहीं है, मैं एक ही चीज सिर्फ 1956 में हंगरी के एक मशहूर पत्रकार को नेहरू जी ने इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि हम हिंदुओं के पुरातन धार्मिक कानूनों को संसद के जरिए कानून बनाकर बदल रहे हैं, लेकिन हम मुसलमानों को छूने की हिम्मत नहीं करते क्योंकि वो भारत में अल्पसंख्यक हैं। ये नेहरू जी ने कहा, हम हिम्मत नहीं करती क्योंकि भारत में अल्पसंख्यक हैं। लेकिन मोदी सरकार ये हिम्मत तो कर रही है, और जनता ने इसके लिए उसे जनादेश भी भरपूर दिया है। मौलाना साजिद रशीदी और ऐसे कुछ मौलाना भड़कते रहेंगे, वो अलग बात है, लेकिन कई राज्यों में हो चुका है और राज्यों में तैयारी, और राधिका जी कह रही है धीरे धीरे पूरे देश में जो है यूसीसी होगा, समान नागरिक कानून होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, सभी मेहमानों का शुक्रिया, आभार, नमस्कार। आपसे फिर मुलाकात होगी 2 टूक में। आज बस इतना ही, नमस्कार, इजाज़त दीजिए।